नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जो कि इस चैप्टर का आई गेस सेकंड लास्ट टॉपिक है, वो हमारे पास है इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग। इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के अंदर जनरली आ जाएंगी। जनरली हम सबको पता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिना फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड्स इंक्लूड्स द मिक्सिंग। तो इसमें हम लोग मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग होगी, स्टीयरिंग होगी, उससे हम लोग इमल्शंस प्रिपेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिकली प्रोपेलर्स जो हैं हमारे पास वो अवेलेबल होते हैं। इसमें टर्बुलेंस जनरेट होती है। टर्बुलेंस जनरेट करने के लिए हम ऐसा प्रोपेलर यूज़ करते हैं जो टर्बुलेंस जनरेट करे, बिकॉज हमें पता है कि टर्बुलेंस जब भी जनरेट होती है मिक्सिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। बैफल्स इसके अंदर होते हैं। अगर किसी आपके ऑपरेटर्स में बैफल्स नहीं है तो आप मेटल का स्पैचुला जो है वो यूज़ करते हैं। टर्बुलेंस एक और काम भी करती है, इंट्रैप्ड एयर को भी बढ़ाने का काम करती है। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आमतौर पे इसको अब ये कह सकते हैं कि जब बैफल्स आते हैं तो उससे ज़्यादा एयर इंट्रैप होती है। जब एयर ज़्यादा इंट्रैप होती है तो ज़्यादा टर्बुलेंस जनरेट होती है। ये इस लाइक दिस, ठीक है। तो इंक्रीज अगर आप एजिटेशन करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू इंक्रीज द टर्बुलेंस टू इंक्रीज द मिक्सिंग, बट यू कांट इंक्रीज द टर्बुलेंस, यू कांट इंक्रीज द एजिटेशन टू दैट एक्सटेंट व्हेन टू दैट एक्सटेंट जहाँ पे आपकी मैक्सिमम अमाउंट में एयर इंट्रैप होना शुरू हो जाए। तो अगर एयर इंट्रैपमेंट बहुत बढ़ जाएगी और बाद में रिमूव नहीं होगी तो इट कैन कॉज डिसएडवांटेज ऑफ द इमल्शन, इट कैन कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ द इमल्शन। तो ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो एजिटेशन हम बढ़ाते तो हैं लेकिन इतने नहीं बढ़ाते कि एयर जो है वो उसका इंट्रैपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अच्छा जी, आमतौर पे ये एयर इंट्रैपमेंट का फिनोमेना जो है ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होता है। एयरेशन ऑफ द सेमी सॉलिड शुड बी अवॉइडेड। मैं भी आपको बता चुका हूँ कि एयर उसमें इंट्रैप नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये डिस्टेबलाइज करती है आपके सिस्टम को। ठीक है जी। कब कब इंट्रैपमेंट ऑफ एयर होती है? मिक्सिंग के दौरान होती है, होमोजनाइजेशन के दरमियान होती है, मिलिंग के दरमियान होती है। प्रोडक्ट को अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक कंटेनर जहाँ पे बनाया था वहाँ से दूसरे कंटेनर में जहाँ पे स्टोर करना है तो वहाँ पे ये काम हो सकता है। पैकिंग फिलिंग के दौरान एयर इंट्रैप हो सकती है। ठीक है। इसकी इंट्रैपमेंट को रोकने के लिए स्प्लैशिंग से अवॉइड करें, उसको स्ट्रीमिंग से अवॉइड करें। ठीक है। एंटरिंग लिक्विड शुड एंटर द अदर लिक्विड फ्रॉम बिलो द सरफेस। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे हम लोग ऊपर से जब हम लोग बात करते हैं ना, आपने देखा भी होगा जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, अगर एक लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड ऐड करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ मिक्सिंग तो हम तो क्या करते हैं, हम ऊपर से डाल देते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर से डालेंगे तो आप ये देखें कि एक तो जो लिक्विड है वो जो ऊपर से गिर रहा है तो वो एयर को कैरी कर रहा है, फिर जब वो नीचे गिर रहा है तो वो स्प्लैशिंग कर रहा है। उस स्प्लैशिंग के अंदर से भी क्या हो रहा है कि एयर इंट्रैप हो रही है। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि हम नीचे से उसके अंदर एयर को नीचे से उसके अंदर दूसरा लिक्विड, अब लिक्विड ए कंटेनर के अंदर है तो लिक्विड बी जो है वो नीचे से हुज पाइप के थ्रू या किसी पाइप के थ्रू उसके अंदर ऐड होगा। समझ रहे हैं बात? सो इस तरीके से डाउन साइड एंट्रिंग जो है वो करते हैं और कम्प्लीटली क्लोज वेसल होती है ताकि बाहर से कोई किसी किस्म की इंट्रैपमेंट जो है वो एरिया ना आ सके उसके अंदर। ठीक है जी। और ऑगर डिवाइसेस और वॉन्ड डिवाइसेस जो है ट्यूबिंग दी ट्रांसफ़र, ऑगर कहते हैं आपका जो पाइप होता है या ट्यूब्स होती हैं इनको ना, ऐसी डिवाइसेस, तो इनको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि आपका लिक्विड जो है, ये एक वे है कि नीचे से एंटर कर दें। दूसरा वे ये है कि आप पाइप के थ्रू उस पाइप को डिप कर दें अपने लिक्विड के अंदर, तो फिर भी देयर आर लेस चांसेस कि एयरेशन नहीं होगी आपके सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है इसके अंदर रियोलॉजिकल चेंजेस हैं। हाइड्रोजनेशन कैन इंक्रीज और डिक्रीज द कंसिस्टेंसी ऑफ द इमल्शन rather of the semi solids. Some commercial creams and are sensitive to agitation and stress. The replacement of auger and gentle feeding device is of value. तो ये इसी के अंदर एक छोटी सी चीज़ जो है वो हमारे पास आ गई थी। कुछ मेथड है एक हमारे पास इसके अंदर आया, उसको फ्यूजन मेथड कहते हैं फॉर, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड्स। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एनहाइड्रस ऑइंटमेंट जो है वो इसको आप जब भी मैन्युफैक्चर करना हो आपने तो आप फ्यूजन मेथड से मैन्युफैक्चर करते हैं। एक्टिव सब्सटेंसेस, ये फ्यूजन मेथड वही है जो आप लोग आमतौर पर कर रहे होते हैं कि आप जितने भी सब्सटेंसेस जो सेमी सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल लैनिलिन अल्कोहल आपने देखी है, येलो कलर की होती है, बड़ी हार्ड होती है वो, या कोई वो हार्ड पैराफिन होती है वो बड़ी हार्ड होती है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको पहले हीट कर लेते हैं।
और हीट करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके उसमें वो चीज़ें आप ऐड करते हैं जो लिक्विड होती हैं, ये सॉलिड होती हैं जो मिक्स हो जाती हैं उसके अंदर, वो उसमें आप ऐड करते हैं। तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। तो एनहाइड्रस यहाँ पे इसलिए आया बिकॉज जो हाइड्रस होती हैं वो आमतौर पर लिक्विड फॉर्म में होती है, तो एनहाइड्रस जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो उनको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद उसके अंदर जो है फिर आप अपनी जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आप उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में उसके अंदर ऐड करते हैं, उसको मिक्स करते हैं ड्यूरिंग हीट के साथ, और फिर बाकी चीज़ें उसके अंदर मिक्स करते हैं और ग्रेजुअली हीट कम करते हैं और उसको ठंडा करते हैं, और बाई एजिटेशन आप ठंडा करते हैं तो वो सेमी सॉलिड पेस्ट आपके पास बन जाती है। ये आपका फ्यूजन मैथड होता है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड्स, और आमतौर पर इंडस्ट्री में यही जो प्रोसेस है वो यूज़ होता है। लेकिन इसके लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है वो स्टीम जैकेटेड वेसल होती है, और हीट जो वहाँ पे प्रोड्यूस होती है या जो इस सारे सब्सटेंस को दी जाती है वो थ्रू दी यूज़ ऑफ स्टीम दी जाती है। मिक्सिंग ऑफ फेजेस इसी के अंदर चले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं इमल्सिफिकेशन मेथड भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है जी। इमल्सिफिकेशन मेथड जो है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड्स के अंदर हमारे पास हम लोग प्रेपरेशन ऑफ ऑयल फेज़ करते हैं सेपरेटली, प्रेपरेशन ऑफ एक्वस फेस करते हैं सेपरेटली। जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑयल बेस हैं या फैट बेस हैं उनको स्टीम जैकेटेड वेसल जो एसएस की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, उसमें डाल के उसको मेल्ट किया जाता है और उनको आपस में मिक्स किया जाता है। फ्लेक्स आर प्रेफर्ड फॉर सॉलिड सब्सटेंसेस बिकॉज देयर हैंडलिंग इज कन्वीनियंस। जो सॉलिड सब्सटेंसेस हमारे पास होंगे ऐसे जो कि फैट बेस हैं लेकिन सॉलिड हैं, तो उनके फ्लेक्स हम लोग लेते हैं बजाय पाउडर फॉर्म लेने के। फ्लेक्स जो हैं सॉरी पाउडर फॉर्म नहीं, बजाय उसकी कि एक बड़ा उसका पार्ट लें आप, इट्स बेटर क्योंकि छोटे पार्ट्स आप लें, उसकी मिक्सिंग आसान होती है। पेट्रोलेटम इज़ इनकन्वीनियंट टू हैंडल अनलेस इट इज़ मेल्टेड ट्रांसफर बाय पोरिंग ऑफ द ड्रम। अब जो पेट्रोलेटम है, पेट्रोलियम जेली, इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है बिकॉज ये बड़ी ग्रीजी होती है, जहाँ पे भी डालेंगे वो वहाँ से निकलेगी नहीं, कुछ निकलेगी कुछ साथ ही चिपक जाएगी। तो इसको यूज़ करने के लिए इसको पहले मेल्ट कर लेते हैं। तो जिस कंटेनर में इसको लिया होता है उसी कंटेनर में हीट करके इसको मेल्ट कर लेते हैं और फिर इसको आप डालते हैं किसी दूसरी जगह पे। तो उससे क्या होता है कि जब आप मेल्ट कर लेते हैं तो वो प्रॉपर वे में वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाती है। पेट्रोलेटम इज ट्रांसफर बाय टू मिक्सिंग कैटल्स बाय मींस ऑफ मेजरिंग पम्प्स और स्ट्रेन थ्रू सेवरल लेयर्स। इनको क्योंकि ये बाहर से परचेज करते हैं तो मेल्ट करके इसको पंप के थ्रू आप उसी स्टीम जैकेटेड वेसल के अंदर लेके जाते हैं, लेकिन बीच में आपने सीव्स लगाई होती हैं ताकि कोई कंटेमिनेशन उसके अंदर ना जाए, ठीक है। और इसके अलावा ये आपका सॉलिड, ये आपका कंपोनेंट होगा फैट का। जो एक्वाफियर के कंपोनेंट्स हैं वो पहले लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो जितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाटर सॉलेबल होती हैं उनको आप वाटर में ऐड कर देते हैं, और इसके अंदर ड्रग को भी आप ऐड करते हैं। लेकिन जब ड्रग ऐड करते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि आपका प्रोडक्ट ठंडा हो, मतलब अगर ड्रग ऑयल फेज़ में ऐड करनी है तो भी ऑयल फेज़ ठंडा हो, लेकिन क्योंकि हम लोग ऑयल फेज़ को ठंडा करेंगे तो मिक्सिंग नहीं होगी, इसलिए आमतौर पर ड्रग वाटर फेज़ में ऐड की जाती है, ऑयल फेज़ में ऐड नहीं की जाती, ठीक है जी। मिक्सिंग फेज़ जो है इसी के अंदर वो क्या है कि जी जो मिक्सिंग आपने करनी होती है वो 70 to 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने करनी होती है। Temperature can be lower 1 to 2 degree if the melting point of the wax is low to avoid premature crystallization। अगर आपको ये लगता है कि आप जो वैक्सेस यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, तो फिर आप 1 से 2 डिग्री आप 70 to 72 से मीन आप 68 to 70 पे आप लोग आ जाएंगे टेम्परेचर में। द प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एट विच दे आर मेक। फेजेस कैन बी मिक्स्ड वन बाय वन इन द फॉलोइंग 3 वेज। अब जो 2 फेजेस आपने बनाए हुए थे उनको आपने मिक्स करना है, तो there are 3 ways to mix the phases. Simultaneously blending the 2 phases means आप एक फेज दोनों इकट्ठे डाल दिया, now you are blending them। और दूसरा है कि addition of the continuous phase the discontinuous phase into the continuous phase, and the third method is the addition of continuous phase into the discontinuous phase। So because we are preparing semi solid and in this category the semi solid will be an emulsion, so in that case either you can simultaneously mix both of the aqueous phases and the oil phases, or you can mix one by one. First, in first category you can add the discontinuous phase gradually into the continuous phase by the help of agitation, or in the third phase, or in the third type you can add the continuous phase to the discontinuous phase by the help of agitation. So all these 3 ways will ultimately mix your semi-solid preparation and can make a good emulsion.
प्रोपोर्शनिंग पम्प्स इज रिक्वायर फॉर साइमल्टेनियस ब्लेंडिंग ऑफ द टू फेज। अगर आप साइमल्टेनियसली ब्लेंड करना चाहते हैं तो इन दैट केस यू रिक्वायर आप प्रोपोर्शनेट पम्प्स। प्रोपोर्शनेट पम्प्स जो हैं वो मेजर्ड क्वांटिटी में मटेरियल्स को एक थर्ड कंटेनर में ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल 500 मिलीग्राम यहाँ से आ रहा है और 500 मिलीग्राम यहाँ से आ रहा है, वाटर भी 500 मिलीग्राम और भी 500 मिलीग्राम, और आ रहा है मिक्स हुआ, फिर 500 मिलीग्राम और आ गया, फिर मिक्स हुआ। तो इससे हमें प्रोपोर्शनेट पम्प्स चाहिए होते हैं जो सेम क्वांटिटी में बार बार साथ में ब्लेंड करने के लिए जो है वो। another matter used for emulsion system can be low volume। थर्ड प्रोसेस जो है जिसके अंदर आपका कॉन्टिन्यूस फेज को डिसकॉन्टिन्यूस फेज में आप ऐड कर रहे हैं, दिस इज़ दी बेस्ट कॉमन वे जिसको आप यूज़ करते हैं। यही काम आप भी करते हैं कि आप पहले प्राइमरी इमल्शन बनाते हैं। अगर आपको याद हो तो जब भी आपने कभी इमल्शन बनाया तो आप ऑयल लेते हैं, ऑयल के अंदर आप अपनी जो सरफेक्टेंट है उसको ऐड करते हैं, उसका आप प्राइमरी इमल्शन बना देते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं थोड़ा सा, फिर प्राइमरी इमल्शन बनाते हैं, फिर और पानी डालते हैं, फिर प्राइमरी इमल्शन बनाते हैं, तो अल्टीमेटली फिर वॉल्यूम मेकअप करते हैं। तो थर्ड मेथड जो है जिसमें कॉन्टिन्यूस फेज को डिसकॉन्टिन्यूस फेज में आप ऐड कर रहे हैं, वो आपका बेस्ट वे जो है इसके अंदर वो है। aqueous phase in water oil in water emulsion is added slowly in the inner phase of the agitation। यही सारी चीज़ें जो हैं वो आगे मैंने आपको, अब जब यहाँ पे हमारे पास मिक्सिंग हो गई है, नेक्स्ट जो इसके अंदर काम आता है वो आता है कूलिंग द सेमी सॉलिड इमल्शन। ठीक है, तो पहले फेज़ के अंदर तो क्या किया था कि आपने उनको सेपरेटली दोनों फेजेस को आपने अपने चीज़ों के साथ मिक्स कर लिया, फिर आपने उनको आपस में मिक्स किया। अब अभी हीट चल रही है, वो 70 to 72 डिग्री सेंटीग्रेड आप ये काम कर रहे हैं। अब आपने कूलिंग करनी है, तो कूलिंग के लिए रेट ऑफ कूलिंग जो है वो ये नहीं है कि एकदम चूल्हे से आपने हटा देना है और अब आप कहेंगे ठंडा हो जाए। ग्रेजुअली आप आहिस्ता 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 टेम्परेचर कम करते जाएंगे, विच कॉन्स्टेंट एजिटेशन आप उसकी कूलिंग जो है वो करेंगे। स्क्रैप दी केटल वॉल्स टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कंजीलिंग मैस। जब आप इसको ग्रेजुअली ठंडा कर रहे होंगे तो स्पैचुला के साथ ज़रूर स्क्रैच करें जो वेसल की वॉल्स हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे जम जाएगा तो वो फिर प्रोडक्ट को ख़राब करेगा। इसके अलावा हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही आपका टेम्परेचर 43 से 45 डिग्री तक आएगा तो इसमें फिर आप अपनी फ्रेगरेंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेगरेंस हमारे पास रह गई थी, पहले हमने ऐड नहीं करनी क्योंकि अगर आप तब ऐड करेंगे तो वो वेपोरेट कर जाएगी, तो वेपराइज हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आप 43 से 45 के दरमियान आ जाएंगे तो आप यहाँ पे आप अपनी जो परफ्यूम्स हैं उनको आप फ्रेगरेंस को ऐड करेंगे ऑयल इन वाटर इमल्शन के अंदर। अगर वाटर इन ऑयल है तो इसमें फिर आप रूम टेम्परेचर तक आने का वेट करें, रूम टेम्परेचर पे आप फ्रेगरेंस उसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे। ड्रग इज एडेड इन सोल्यूशन फॉर्म इज नॉट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड और एज क्रिस्टल प्रोवाइडेड इन सॉल्युबल एक्सटर्नल फेज। इसी पॉइंट पे आके जब इमल्शन कूलिंग होगी तो यहाँ पे आप ड्रग को भी इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे ऐड हो जाएगा फिर आप वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन है तो ऑयल के साथ, और अगर ऑयल इन वाटर है तो वाटर के साथ। ठीक है जी, तो ये आपका इमल्शन बन जाएगा। एक और मेथड यहाँ पे आ गया है वो है लो एनर्जी इमल्सिफिकेशन। अब ये लो एनर्जी इमल्सिफिकेशन मेथड जो है इसके अंदर एनर्जी यूज टू मेज लिमिटेड एनर्जी यूज इज मेड लिमिटेड इन दिस प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। लिमिटेड यूज़ ऑफ एनर्जी हम लोग इसमें करते हैं, मिनिमम अमाउंट में हम लोग इसके अंदर इमल्शन फेज जो है वो इमल्सिफाई होता है। इन रिडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग टाइम, यहाँ पे एनर्जी भी कम रिक्वायर होती है और प्रोसेसिंग टाइम जो है वो भी कम होता है लो एनर्जी इमल्सिफिकेशन के अंदर। मेजर कॉस्ट सेविंग इज अचीव बाय हीटिंग वाटर फेज एंड ऑयल फेज टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड कंसिडरिंग इमल्शन इज फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग एजिटेशन कम करते हैं, हीट ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और मतलब इन शॉर्ट लो एनर्जी का केस में ये है कि जी आप यहाँ पे ज़्यादा इसको एजिटेट नहीं करते, कम एजिटेशन करते हैं, और जो भी फिनोमेना आपने अचीव करना होता है वो बाय द यूज़ ऑफ टेम्परेचर चेंजेस आप वो अचीव करते हैं। तो जी यहाँ तक हम आज ख़त्म करते हैं इसको कि कैसे हमने स्प्रेडेबिलिटी चेक करनी होती है और कैसे हमने एक्सट्रूडेबिलिटी जो है वो चेक करनी होती है। हमने देखना होता है, स्किन पे अप्लाई करके देखना होता है कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो विद लीस्ट एनर्जी स्प्रेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टेस्ट इस पे परफॉर्म करते हैं। जो एक्सट्रूडेबिलिटी है इसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑइंटमेंट आउट ऑफ द ट्यूब प्लेस बिलो द प्लंजर। आपके पास सेमीसॉलिड आमतौर पर ट्यूब की फॉर्म में आता है या जार की फॉर्म में आता है। तो अगर ट्यूब की फॉर्म में है, ख़ास तौर पर ये प्रॉब्लम आती है हमें अगर आप पॉलीफेक्स को फ्रिज में रख दें और उसको निकाल के जब आप उसको दबाएंगे तो इतनी हार्ड हुई होती है कि वो निकलती नहीं है। ये है, उसको दबा के बाहर निकालना जो है ना ट्यूब से, उसको एक्सक्लूडेबिलिटी कहते हैं।
तो जितनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए, उतनी उसकी एक्सक्लूडेबिलिटी कम है, वो बेहतर होनी चाहिए। कम फोर्स लगे ताकि वो ईजिली बाहर आए। जो स्प्रेडेबिलिटी है, आप स्मॉल क्वांटिटी जो है वो मैंने आपको बताया था कि आप बिटवीन 2 स्लाइड्स, ग्लास स्लाइड्स आप ले लेंगे और एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड के ऊपर मूव करेंगे, तो जितनी कम फोर्स के साथ वो मूव करेगी उतनी स्प्रेडेबिलिटी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उतनी स्प्रेडेबिलिटी जो है उसकी वो कम होगी। फिर इन विट्रो परमिएशन है। इन विट्रो परमिएशन का मतलब ये है कि आपने स्किन पे अप्लाई करनी है और क्या स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, फ्रांस डिफ्यूजन सेल कहते हैं उसको, ये आपने पहले नाम सुना होगा। ये फ्रांस सेल मेरे पास पड़ा भी हुआ है, जब वापस आऊँगा मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो फ्रांस सेल के अंदर नीचे एक बीकर नुमा चैम्बर होता है जिसको कहते हैं रिसीविंग चैम्बर। ऊपर इसकी कैप की जगह पे एक और चैम्बर होता है जिसको आप कहते हैं डोनर चैम्बर। दरमियान में आप अपनी कोई ऐसी चीज़, सेलोफेन पेपर या जिसके थ्रू आपने पेनिट्रेशन चेक करनी है। ऊपर नीचे आप लिक्विड डालेंगे, जैसे डाइल्यूशन मीडियम के अंदर लिक्विड डाला जाता है, बफर वगैरह, और एजिटेट भी होता है वो। ऊपर आप अपनी ड्रग ऐड करते हैं, सेंटर में आपकी लेयर ऑफ द स्किन है। अब जैसे ही ड्रग उस स्किन को आप टाइम उसको छोड़ देते हैं और हर घंटे घंटे बाद लोअर चैम्बर, रिसीवर चैम्बर से सैंपल विड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसको यूवी पे स्टडी कर लेते हैं, जस्ट लाइक जैसे आप रेजोल्यूशन के अंदर करते हैं। तो उससे पता लगता है कि कितने टाइम स्पैन में कितनी ड्रग या कितनी ऑइंटमेंट जो है या कितने सेमी सॉलिड प्रिपरेशन एब्जॉर्ब हुई है स्किन से और डोनर कंपार्टमेंट से रिसीवर कंपार्टमेंट में आई है। तो ये इन विट्रो परमिएशन टेस्ट होता है। फिर इरिटेशन टेस्ट है। इसके लिए इन विट्रो इरिटेशन टेस्ट जो है वो HETCAM हेट कैम होता है, उससे हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं एग्स के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा ड्रेस डर्मल इरिटेशन टेस्ट है ऑन रैबिट्स के ऊपर, आप लोग ये अप्लाई करते हैं और उसकी वहाँ पे फिर पैच अप्लाई करते हैं और उस पैच से रिलेटेड वहाँ पे कोई वाउंड बना होता है या कोई एरिथमिया हुआ होता है, तो उसका आप डायमीटर नोट करते हैं, उससे पता लगता है कि इरिटेशन कितनी है, ठीक है। फिर हमारे पास इन विट्रो टेस्टिंग के अंदर हम लोग जो हैं वो आम तौर पे एनिमल्स को लगाते हैं ये, और उसके बाद इसका जो बाय प्रोडक्ट है उसको आप एनिमल की यूरिन के अंदर या एनिमल की जो स्टूल है उसके अंदर हम लोग इसको चेक करते हैं, या जो बेस्ट वे होता है वो एनिमल का ब्लड करते हैं कि ड्रग वहाँ तक पहुँची है या नहीं पहुँची, और यही काम ह्यूमंस के ऊपर भी किया जाता है। तो ये हमारे पास इन वीवो टेस्ट जो हैं वो इसके होते हैं। सो ये चैप्टर जो है हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया है।